हम जानते हैं कि एल्डिहाइड्स और कीटोन को किस तरह नाम दिया जाता है, लेकिन इस वीडियो में दरअसल मैं इनके बनने का मैकेनिज्म देखना चाहती हूँ। खास तौर पर हम इस वीडियो में कीटोन बनाएंगे। तो फर्ज करें कि हमारे पास यहाँ कुछ बेंजीन मौजूद है और इस रिएक्शन के पहले मरहले में बेंजीन सिर्फ यहाँ मौजूद होगा। यहाँ हमारे पास कुछ बेंजीन और कुछ एसिटाइल क्लोराइड मौजूद है। ये तकरीबन एल्डिहाइड या कीटोन की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन इसके पास कार्बन चेन या हाइड्रोजन होने की बजाय यहाँ क्लोरीन एटम मौजूद होता है। तो ये एसिटाइल क्लोराइड है और इसे कभी कभार एसाइल क्लोराइड भी कहा जाता है। और फिर हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट के तौर पर मौजूद है। कैटलिस्ट से मुराद ये है कि ये रिएक्शन में हिस्सा तो लेता है, लेकिन ये जिस हालत में या जिस तरह रिएक्शन में दाखिल होता है, ये रिएक्शन के बाद भी इसी हालत में रहता है। ये सिर्फ रिएक्शन को बढ़ाता है, ये गायब नहीं हो जाता। ये रिएक्शन के बीच में बदलता जरूर है, लेकिन फिर वापस अपनी इसी हालत में आ जाता है जैसे ये पहले था। लिहाजा हमारे पास यहाँ कुछ एल्यूमिनियम क्लोराइड मौजूद है जो कि ये 1, 2 और 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। अब इस रिएक्शन में पहले मरहले में हमें इस एसिटाइल क्लोराइड को एक अच्छे इलेक्ट्रोफाइल में तब्दील करना होगा। हमें इसे एक ऐसी चीज में तब्दील करना होगा जो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ने या हासिल करने में अच्छी हो। हमें इसे इलेक्ट्रॉन्स पकड़ने या हासिल करने में इतना अच्छा बनाना होगा कि ये बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी को तोड़ सके और ये खुद को बेंजीन रिंग में शामिल कर सके। ये दरअसल वही मैकेनिज्म है जो हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में देखा था। मुझे हमेशा इसका नाम याद रखने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन मैं हमेशा ये तसव्वुर करती हूँ कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ये तकरीबन बिल्कुल इसकी तरह का ही मैकेनिज्म है और असल में हम इस वीडियो में जो कुछ देखने जा रहे हैं इसे फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मौजूद इस ग्रुप को एसाइल ग्रुप कहा जाता है और अब हम बेंजीन रिंग को एसाइलेट करने जा रहे हैं। हम इस ग्रुप को यहाँ इस बेंजीन रिंग में शामिल कर देंगे। आइए अब देखते हैं कि ये किस तरह से अमल में आता है। तो सबसे पहली चीज जिस पर हमें गौर करना होगा वो ये है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड में मौजूद एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और सबसे पहले अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो चलिए पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। आपके पास क्लोरीन यहाँ मौजूद है, यानी कि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एल्यूमिनियम भी इसी कतार में मौजूद है, लेकिन क्लोरीन ज्यादा सीधे हाथ की तरफ मौजूद है, इसलिए ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लिहाजा इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखेगा। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास पकड़ कर रखेगा, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। अब इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का एलिमेंट है, तो इसके पास 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी ये 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि कहीं से भी 8 के जादुई नंबर के तो बिल्कुल करीब नहीं है। यहाँ तक कि जब यहाँ ये इन क्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है तो इसमें भी ये सिर्फ ये दिखावा ही कर सकते हैं कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। ये इस तरह का दिखावा कर सकते हैं जैसे इसके पास यहाँ ये क्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जिसे मिलाकर भी कुल सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स ही बनते हैं। लिहाजा ये हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए मजीद 2 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करना चाहेगा। तो आप यहाँ एक ऐसी सूरत हाल तस्वुर कर सकते हैं जिसमें एसिटाइल क्लोराइड में मौजूद ये क्लोरीन पहले से ही इस कार्बन के इस हरे इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए है, या इसने पहले से ही इस कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को हासिल किया हुआ है। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लिहाजा यहाँ पर मौजूद ये चीज अब एल्यूमिनियम को दे दी जाएगी और इसलिए इसका क्लोराइड के साथ एक बॉन्ड बन जाएगा। अब अगर ऐसा होता है तो हमारा रिएक्शन अब किस तरह का दिखाई देगा। हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड या यूं कह लें कि जो पहले हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड था, इसने अब एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया और इस इलेक्ट्रॉन के जरिए ये अब एक क्लोरीन से बॉन्ड बना लेगा। लिहाजा अब ये एक और क्लोरीन से जुड़ा हुआ है और चूंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया है तो अब इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और आमतौर पर नेगेटिव चार्ज रखने वाली चीज इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती, लेकिन ये सब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसलिए ये इस नेगेटिव चार्ज का बहुत ज्यादा हिस्सा ले सकते हैं। और अब एल्यूमिनियम भी ये दिखावा कर सकता है जैसे इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं।
इसके पास ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। जब भी कोई चीज किसी चीज के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी होती है तो इस तरह का दिखावा कर सकती है जैसे इसके पास इनके इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद है। तो अब आपके पास ये एनाइन मौजूद है जो कि एल्युमिनियम क्लोराइड से बना था और अब एसिटाइल क्लोराइड इस तरह का नजर आएगा। अब हम रिएक्शन के अगले मरहले में हैं। जो पहले एसिटाइल क्लोराइड था वो अब अपना क्लोराइड खो चुका है, लिहाजा अब ये सिर्फ एक एसाइल ग्रुप है। तो अब आपके पास इसी तरह से ये कार्बोनाइल CH3 यानी कि मिथाइल से जुड़ा हुआ है। इसने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया है, लिहाजा अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अब ये हकीकत में इतना मुस्तहकम नहीं है। आप देखेंगे कि ये अब वाकई में काफी रिएक्टिव है। ये अब एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स चोरी करना चाहता है, लेकिन ये थोड़े वक्त के लिए ही मौजूद रह सकता है क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब आप कहेंगे कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैसे है? खैर, तो यहाँ मौजूद इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स के 2 पेयर्स हैं जो कि मैंने पहले नहीं बनाए थे। मैं दूसरे पेयर को मुख्तलिफ रंग से बना देती हूँ। इसके पास इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के 2 पेयर्स मौजूद हैं। अब आप यहाँ सूरत हाल का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कार्बन के पास पहले से पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और ये ऑक्सीजन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसने पहले से ही इसके इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ रखा है। शायद ये ऑक्सीजन इसे थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स वापस देना चाहता है। ये पॉजिटिव है। तमाम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आसपास लटक रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींचेंगे या अट्रैक्ट होंगे और आप तस्वीर कर सकते हैं कि इनमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को वापस दिया जा रहा है। अब अगर ऐसा होता है तो हमारे पास इसकी एक और रेजोनेंस फॉर्म आ जाएगी जो कि कुछ इस तरह की नजर आएगी। तो ये हमारा असल मॉलिक्यूल था। हमारे पास अब भी यहाँ पर ये वाला डबल बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन का ये पेयर मौजूद है। अब इलेक्ट्रॉन्स का ये पेयर एक और बॉन्ड बनाएगा। यहाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन अब ऑक्सीजन वाले सिरे पर मौजूद है और यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन अब कार्बन वाले सिरे पर है और अब इनके पास ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पर आखिर हुआ क्या है? इस पॉजिटिव कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया, लिहाजा ये अब न्यूट्रल है और न्यूट्रल ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, लिहाजा ये पॉजिटिव है। अब आप तस्वीर कर सकते हैं कि ये कोई बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। आप इसे खुद ही इधर उधर तैरता हुआ नहीं देखेंगे, लेकिन इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन को ये मुस्तहकम कर देगा। ये इस मॉलिक्यूल को मुस्तहकम कर देगा। लिहाजा आप यहाँ ये दिखा सकते हैं कि ये एक दूसरे के मुतबादिल या ऑल्टरनेट रेजोनेंटली स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर्स है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये ज्यादा मुस्तहकम नहीं है। यहाँ मौजूद ये वाकई में रिएक्ट करना चाहता है और अब ये वो मौका है जहाँ बेंजीन मिक्सचर में शामिल होगा। तो यहाँ ये पहला मरहला था। अब इस मरहले में बेंजीन मिक्सचर में शामिल होगा। बेंजीन यहाँ आस पास मौजूद था, तो हमारे पास हमारा बेंजीन इस तरह यहाँ आस पास मौजूद था। इन तमाम कार्बन्स पर हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। मैं इन सबको नहीं बनाऊंगी क्योंकि ऐसे करने से स्ट्रक्चर मजीद पेचीदा हो जाएगा, लिहाजा मैं सिर्फ एक कार्बन पर हाइड्रोजन बना दूंगी। मैंने यहाँ मौजूद इसके बारे में कहा था कि ये वाकई में एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है और बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। इसकी एरोमेटिसिटी को तोड़ने के लिए वाकई में इसे एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होना जरूरी है, लेकिन अगर ये इससे सही तरीके से टकराता है तो आप तस्वीर कर सकते हैं कि यहाँ इस कार्बन पर मौजूद इलेक्ट्रॉन को ये इसाइल ग्रुप धकेलेगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा? मैं यहाँ दोबारा इस सिम्त में जाऊंगी। तो अब यहाँ आपके पास वो है जो पहले बेंजीन रिंग थी। हम यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड बना सकते हैं और फिर यहाँ हमारे पास यकीनन ये हाइड्रोजन होगा। लेकिन अब ये बॉन्ड जो वहां पर डबल बॉन्ड था अब ये एसाइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, तो अब इसके पास वो नीले रंग का इलेक्ट्रॉन है जिसे एसाइल ग्रुप ने पकड़ा था। मैं इस एसाइल ग्रुप को पलट दूंगी ताकि हमारा मिथाइल ग्रुप सीधे हाथ पर आ जाए। तो ये कार्बोनाइल है जो कि CH3 से जुड़ा हुआ है। ये पहले पॉजिटिव था, इसने अब एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया है, तो इसलिए ये अब न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ मौजूद इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया था, लिहाजा ये अब पॉजिटिव है, तो ये अब पॉजिटिवली चार्ज है।
हमने पहले जिक्र किया था कि एल्यूमिनियम क्लोराइड एक कैटलिस्ट के तौर पर यहाँ काम करेगा, लिहाजा ये सिर्फ N9 के तौर पर यहाँ बैठा नहीं रहेगा, इसे दोबारा एल्यूमिनियम क्लोराइड बनना है। तो चलिए एल्यूमिनियम क्लोराइड को वापस इसकी असल हालत में ले आते हैं। तो यहाँ हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड है और इसलिए आप तसव्वुर कर सकते हैं कि बेंजीन रिंग दोबारा एरोमेटिक होने की तरफ जाना चाहती है। तो हाइड्रोजन पर मौजूद ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इस कार्बन पर, इस कार्बोकैटायन पर वापस आना चाहते हैं। अब इसी वक्त अगर ये एनाइन राइट एंगल पर हाइड्रोजन के पास से गुजरता है तो यहाँ मौजूद ये क्लोरीन इस हरे इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन न्यूक्लियस को दे सकता है, जो कि दर हकीकत सिर्फ एक प्रोटॉन है, और फिर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ये कार्बोकैटायन हासिल कर सकता है। अब हमारे पास क्या बचेगा? फिर यहाँ हमारे पास एक ऐसी सूरत हाल बन जाएगी जिसमें हमारा बेंजीन रिंग दोबारा बन जाएगा। अब हमारे पास फिर से यहाँ एरोमेटिसिटी मौजूद है। हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, और अब हमारे पास ये डबल बॉन्ड दोबारा से यहाँ मौजूद है। हालांकि अब ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर रहा है और हमने इस हाइड्रोजन को बुनियादी तौर पर इस एसाइल ग्रुप के साथ बदल दिया है या इस हाइड्रोजन को एसाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिया है। लिहाजा हमारे पास ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है और फिर ये मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है और फिर ये एल्यूमिनियम या ये N9 अपना इलेक्ट्रॉन खो बैठा है, इसलिए ये फिर से एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। ये दोबारा न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन की कमी रखने वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ अब हम अपना रिएक्शन मुकम्मल कर चुके हैं। हमने बेंजीन रिंग को सिर्फ कैटेलाइज किया है, इसी वजह से मैकेनिज्म को फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहा जाता है।